तो ये क्लास 9th के 6 जून, यानी आज कौन सा दिन है? शनिवार। 6 जून यानी कि शनिवार का क्लास है। इसके बाद तुम लोग का अगला क्लास पता है कब होगा? इसके बाद तुम लोग का अगला क्लास होगा शनिवार, रविवार को बंद रहेगा 8 जून को, ठीक है। 8 जून यानी कि सोमवार क्लास होगा, 7 तारीख को क्लास बंद रहेगा तुम लोग का। तो आज के क्लास यानी 6 जून के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेगा हम लोग मैथ और पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ही चल रहा था ना, मैथ और इकोनॉमिक्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैथ में कहाँ तक थे हम लोग? जहाँ तक हमें याद है, 1 मिनट रुक जाओ गया किधर? ये रहा। ये तो 10th का है, 9th का रुक जाओ। 2.5 स्टार्ट होने वाला था, कहेगा सर 2.4 खत्म कहाँ हुआ? हम बताए थे ना इसमें, उस दिन बताए होंगे। ये रहा 2.4। हाँ, ये 2.4 में ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ना, इसको बहुत अच्छे से बताएंगे ऑफलाइन क्लास में आने के बाद। या बहुत लोग नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इस चीज को करने के लिए ना हम 4 से 5 दिन हम बेसिक कराएंगे, उसके बाद ही हम बताएंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, ठीक, इसको वहां आने के बाद ऑफलाइन क्लास में कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऑफलाइन क्लास में पहले भी बता चुके, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 2.4 का, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें कम से कम समझो 4-5 दिन हम बेसिक ही कराएंगे। अब इसमें हम ऑनलाइन क्लास में बेसिक क्या ही कराए, इससे बेहतर ये होगा इन दोनों क्वेश्चन को स्किप करते हैं, वहां आने के बाद फिर 4-5 को बेसिक करा करके पूरा करा देंगे। अभी हम लोग सीधे अगला एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तो 2.4 हमारा हो गया। एक्सरसाइज 2.5 अभी हम लोग करने वाले, ठीक है। एक्सरसाइज 2.5। तो इस एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर, रुक जाओ पहले 1 मिनट कॉपी करते हैं, रुक जाओ अभी। रुक जाओ, थोड़ा बड़ा करते हैं, अब ठीक है। ये रहा। ये एक्सरसाइज कौन सा है? 2.5। ये एक्सरसाइज 2.5, ठीक है। इसका क्वेश्चन है 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। देखो क्या बोल रहा है पहला नंबर क्वेश्चन में, बहुत इजीली ये सब क्वेश्चन हम लोग से बन जाने वाला है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करना है और गुणनफल ज्ञात करना है। इसका बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, 1 का पहला नंबर, ठीक है। 1 का पहला नंबर बहुत आसान है, इसमें तो हम लोग को कोई सर्व समीकरण भी नहीं लगाना पड़ेगा, ये डायरेक्टली बन जाएगा। x प्लस क्या है 10, ठीक है। x+4 इंटू x+10, इसको डायरेक्टली बनाते हैं, ठीक है। अगर कोई फिर भी इसमें फार्मूला लगाना चाह रहा है तो फार्मूला तुम इसमें लगाएगा कैसे? ठीक, ये कैसा फार्मूला है? ये ऐसा फार्मूला देखो, a+b इंटू a+c, ये वाला फार्मूला है। ये बड़ा ही अजीब सही हो जाएगा तुम लोग के लिए, ठीक है। इसको तुम करेगा तो क्या हो जाएगा? a² प्लस ac प्लस ab प्लस bc, ठीक है। इससे बेहतर तो हम लोग नॉर्मली इसको बना लेंगे। तो इसको हम लोग विदाउट सर्व समीकरण ही बनाते हैं, क्योंकि ये कोई उचित सर्व समीकरण पे बैठ नहीं रहा है। यहाँ देखो तो, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, पहला अंक लेंगे, दोनों से गुना करेंगे, बताओ। x को करेंगे x से गुना, कितना हो जाएगा? x गुना x² x को करेंगे फिर किससे गुना? 10 से, x गुना 10 कितना हो जाएगा? 10x। ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं क्लास में, याद करो। फिर अब 1 मिनट देखो तो, इस तीर को हटा दे रहे, तीर उतारने का जरूरत नहीं हुआ तुम लोग को, ठीक है। तो हम लोग ये सही करा दे रहे हैं समझाने के लिए। कुछ बेवकूफ उतार लेते हैं तीर वगैरह भी, जो समझाए वो भी। अब देखो, x को 2 से गुना कर दिया, अब 4 देखो, 4 को करेंगे फिर x से गुना, 4 गुना x 4x, फिर 4 को करेंगे किससे गुना बताओ? 10 से गुना, 4 गुना 10 कितना हो जाएगा? 40। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? x² प्लस 10 कितना हो जाएगा? 14x 14x प्लस में कितना? 40 40। ये हो गया। इसके आगे बढ़ सकते क्या? नहीं बढ़ सकते, बस यहीं तक रखेंगे। सिर्फ गुणनफल ज्ञात करना था। अगर कहता नहीं इसको हल करके गुणनखंड भी ज्ञात कीजिए, तो वो एक अलग पॉइंट होता है। वो ज्ञात करने नहीं बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है इसका आप गुणनफल ज्ञात कीजिए, दैट्स इट। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक का ही कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 2। एक का दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है? x+8 इंटू x-10। इसे भी बिना सर्व समीकरण के ही इसे बनाते हैं। देखो तो, इसको सॉल्व करेंगे तो x को x से गुना करेंगे, x गुना x कितना हो जाएगा? x²। x को करेंगे फिर 10 गुना, प्लस गुना माइनस माइनस, x गुना 10 कितना हो जाएगा? 10x। फिर 8 को x से गुना करेंगे, 8 गुना x 8x।
फिर 8 को कहेंगे 80 से गुना, प्लस गुना माइनस माइनस, 8 गुना 10 कितना हो जाएगा 80। बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, प्लस में सॉरी माइनस में 2x, माइनस 10x प्लस 8x माइनस में 2x माइनस में 80। इससे आगे बढ़ सकता है क्या, नहीं, यही हो जाएगा तुम लोग का आंसर। ये हो गया 1 का 2 नंबर क्वेश्चन। जगह होगा तो इसे तीसरा भी करा देते हैं, हो जाएगा जगह। क्वेश्चन नंबर 3, 1 का तीसरा नंबर देखो, 1 का तीसरा नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस में 5। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन हम लोग समीकरण लगा बना सकते हैं। कैसे, ए की जगह पे क्या है 3x, बी की जगह पे क्या है, नहीं इसमें भी नहीं लगेगा समीकरण। वेट क्यों, क्योंकि दूसरा अंक तो डिफरेंट है ना। अगर उसमें समीकरण लगाते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी वाला तो थोड़ी क्या दिक्कत है, इसमें बनाने में दिक्कत होगी। इसको डायरेक्टली बनाते हैं, 3x को बताओ 3x से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3 तिया 9x स्क्वायर, 3x को 5 से गुना करेंगे बताओ कितना आ जाएगा, 3 5 प्लस गुना माइनस में 3 5 15x। बताओ फिर 4 को करेंगे 3x गुना, 4 तिया 12x, वो भी प्लस में, 4 गुना करेंगे 5 से, 4 5 20, वो भी माइनस में, प्लस गुना माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12x कितना हो जाएगा, माइनस में 3x और माइनस में क्या है 20, हो गया आंसर। तो ये हो गया एक का क्वेश्चन नंबर कितना 1 2 और 3। तो वीडियो को यहीं पे रोको और जल्दी से उसको उतार लो। उतार लिया है, चलो ठीक है, जो नहीं उतारा अभी भी रोक करके उतार लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम लोग करते हैं, ठीक है, इसको पहले हम पूरा मिटा दे रहे हैं, 1 मिनट बस। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसका क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। इसमें हम लोग सब समीकरण लगा सकते हैं, बताओ लगा सकते हैं कि नहीं। ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो ए की जगह पे वाई स्क्वायर है, बी की जगह पे 3/2 है, यहाँ भी एक जगह पे वाई स्क्वायर, बी की जगह बस फर्क क्या है, ए प्लस बी है और यहाँ पे ए माइनस बी है। फॉर्मूला सभी को पता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इससे इजी फॉर्मूला क्या ही होगा, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बस ये बताओ ए के जगह पे है क्या, ए के जगह पे क्या है वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर है ना, ए की जगह पे वाई स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है 3/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। बताओ वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो जाएगा वाई टू दी पावर 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9/4। तो हमारा आंसर कितना आ गया इतना, तुम डायरेक्ट गुना करके भी बनाएगा ना फिर भी इसका इतना ही आंसर आने वाला है। ठीक है, ये हो गया 1 का 4 नंबर क्वेश्चन। जिसको नहीं समझ आएगा पीछे बैक करके फिर से देखना, एक बार समझ में आ जाएगा, टाइम उतना नहीं है, हम लोग को जल्दी करना है कवर। 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x, क्या इसमें वो फॉर्मूला सेम अप्लाई कर सकते हैं क्या, सोचो जरा। कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी सेम ही तो है, ए की जगह पे 3 है, बी की जगह पे खाली क्या है 2x, सेम फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, जिसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, एक मिनट ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मान बिठाते हैं सीधे, क्या हो जाएगा बताओ ए स्क्वायर, बताओ ए स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, एक जगह पे 3 है तो ए स्क्वायर की जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है 2x है तो 2x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 दिया 9 माइनस 2x का स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर, इतना ही हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया 9 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको जल्दी से वीडियो रोको और उतार लो, फिर 2 नंबर क्वेश्चन में करते हैं। उतार लिया है, देख ले जा समय कितना हो गया, 9 मिनट, क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1 मिनट। ये था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। हम लोग को सीधे गुना नहीं करना है, बिना सीधे गुना किए निम्नलिखित गुणनफल का हमें मान ज्ञात करना है। सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफल का मान ज्ञात करना। ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसको पहले हम लोग बेसिक रूप से कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं करके पहले बेसिक कर लेते हैं, कुछ होमवर्क भी तब दे देंगे आज। ऐसे समझो, अगर हम ऐसा लिखे, सोचो जरा, मान लो अगर हम लिखे ऐसा 105 गुना 104,
ठीक है, ऐसा लिखे। इसको गुना करने के कितने तरीके, पहला तरीका तो ये सिंपल, सर 105 गुना 104 है, सीधे 105 गुना 104 कर दीजिए, इसे गुना करके आंसर लिख लेंगे। ठीक है, गुना करेंगे, देखो 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 0 चौक 0, और ये वाला 2 कितना हो जाएगा 2, 4 एकम 4। ठीक है, ये तो हो जाएगा 5 से 0 0 0 1 0, ये भी 0 हो जाएगा, 5 से 1 5, 0 से 1 0, 1 से 1 1। बताओ कितना आंसर आ रहा है, 0 2 5 4 9 0 1, कितना आया 10,920। एक तो ऐसे सर बना सकते, सीधे इसका आंसर कितना आ गया 10,920। सिंपल सा था ये तरीका। लेकिन इस क्वेश्चन में पता है क्या बोल रहा है, कह रहा है ऐसे गुना नहीं कीजिए, कह रहा है सीधे गुना करना ही नहीं है, सीधे नहीं गुना करना, कह रहा है कि सीधे गुना किए बिना, मतलब बिना सीधे गुना किए इनका गुणनफल हमें ज्ञात करना है, यानी सीधे नहीं गुना करना है हमें। सीधे तो ऐसे गुना करते ही हम लोग, ऐसे गुना नहीं करके दूसरे तरीके से बनाना है। दूसरा तरीका कैसे बना सकते हैं पता है, इससे भी आसान तरीका, ऐसे बना सकते हैं, जैसे है ये लिखा हुआ फिर क्वेश्चन लिखते हैं 105 गुना क्या लिखा हुआ 104। इसी को देखो दूसरे तरीके से कैसे बनाते हैं, मतलब सीधे गुना ना करके थोड़ा टेढ़ा तरीके से गुना, दूसरे तरीके से सोचो। 105 जो है, 105 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 100 प्लस में 5, कोई आपत्ति इस पे नहीं है। 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस में 5, 100 प्लस 5, इसको लिखा जा सकता है। गुना यहाँ क्या लिखा हुआ 104, ऐसे ही बताओ 105 को 100 प्लस 5 लिखे, 104 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस में 4 लिखा जा सकता है, इसको बिल्कुल लिखा जा सकता है। 105 को 100 प्लस 5, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4। अब देखो ये वाला तरीका तुमको पता ही है ना कि कैसे, अगर ब्रैकेट वाला दोनों गुना रहता है तो पहला संख्या लेके दोनों से गुना कराते हैं। सोचो जरा आप गुना करो तो बताओ 100 को किससे गुना करेंगे, बताओ 100 से, क्या हो जाएगा 100 गुना 100 होगा ना, फिर प्लस ये 100 को फिर किससे गुना करेंगे 4 से, यहाँ क्या हो जाएगा 100 गुना 4, ऐसा ही ना होगा। ठीक है, अच्छा एक लाइन हम स्किप भी कर दे, इतना तुम लोग समझ ही सकता है 100 को 100 से गुना करने पर कितना आएगा, हम डायरेक्ट लिख ही देते हैं, मेरा टाइम भी बचेगा तुम्हारा भी बचेगा। 100 को बताओ पहले 100 से गुना करेंगे, 100 गुना 100 कितना हो जाएगा 10,000, इतना तो पता है। फिर 100 को गुना करो 4 से, 100 गुना 4 कितना हो जाएगा 400, वो भी प्लस में, पहला संख्या लेकर दोनों से गुना करा दिए। अब दूसरा संख्या लेते हैं, दूसरा संख्या लेकर दोनों से, दूसरा संख्या क्या है 5 है, 5 को दोनों से गुना कराओ, 5 गुना 100 करो पहले, 5 गुना 100 कितना हो जाएगा 500, प्लस गुना प्लस प्लस, फिर 5 को गुना करो 4 से, 5 गुना 4 कितना हो गया 5 चौक 20। चलो अब इन सबको जोड़ते हैं, बताओ 10,000 400 500 और 20, तुम लोग जोड़ना ध्यान से, 10,000 और 400 कितना हुआ 10,400, 10,400 और 500 10,900, 10,900 और 20 ये कितना हो गया 10,920। इतना ही तो आंसर यहाँ आया था, ध्यान से देखो, हम सीधा गुना करेंगे ऐसे गुना करें, दोनों का आंसर सेम ही आ रहा था, इसी को कहते हैं बिना सीधे गुना किए गुणनफल निकालना। ठीक है, अगर सर अगर 100 से नीचे रहता तब क्या करते, तो देखो ऐसे बनाता, अगर मान लो क्वेश्चन हमारा ऐसा रहता, ऐसा सोचो जरा, क्वेश्चन अगर ऐसा लिखा रहता 98 गुना 96, ठीक है ऐसा लिखा था, इसको कैसे बनाते, इसको ऐसा लिख सकते हैं 98 को 100 माइनस 8, सॉरी वेरी सॉरी, इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 2 गुना 96, क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अब ऐसे करके गुना कर लेते, सिंपल, इसको गुना करते ऐसे, देखो तो 100 को 100 से गुना करते, 100 गुना 100 10,000, ठीक है, फिर 100 किससे गुना करते हैं 4 से, वो प्लस गुना माइनस, माइनस में 4 है, प्लस गुना माइनस माइनस, 100 गुना 4 कितना 400, ये हो गया। अब दूसरा संख्या उठाते हैं, माइनस गुना प्लस, इसको इसे 100 से गुना करेंगे, माइनस गुना प्लस माइनस, 2 गुना 100 200, फिर इसको गुना करेंगे इससे, माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 2 गुना 4 8। अब जरा देखो यहाँ 10,000, ठीक है, माइनस 400 माइनस 200, ये चीज तुम लोग को पहले बता रखे हैं, जल्दी बताओ इसका आंसर कितना होगा। जरा देखो इन दोनों के चिन्ह समान है अलग अलग, इसका भी चिन्ह माइनस इसका भी माइनस, और बताए थे जिसका चिन्ह समान रहता है वो क्या होता है जुट जाता है। 400 200 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, प्लस के माइनस में, और ये प्लस में क्या हो जाएगा 8। अब बताओ 10,000 में से 600 घटेगा तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ, 10,000 में 600 घटेगा बचेगा 9,400, प्लस में क्या है 8, बताओ 9,400 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9,408। इसका आंसर इतना है, कितना 98 गुना 96 का। सोचो अब इसी को हम लोग डायरेक्ट अगर गुना करके निकालते, ये रहा हमारा 98 और ये रहा गुना में 96, इसको डायरेक्ट गुना करके निकालते हैं। सी 8 6 कितना हो जाएगा 48, बाकी 4, 6 नमा 54, 4 कितना हो जाएगा 58, 8 नमा 72, बाकी 7, 9 नमा 81, 81 7 कितना हो जाएगा 88। यहाँ पे देखो अब 8 8 2 कितना हो गया
10 का 0 बाकी 1, 8 5 13, 1 14 का 4 बाकी 1, 8 1 9, कितना आया 94 100। इतना ही तो आंसर यहाँ भी आया है ना, दोनों तो आंसर सेम ही है। यानी हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। क्या सर इसको प्लस के रूप में बना सकते हैं क्या? बिल्कुल, इसको तुम ऐसे भी बना सकते था, 98 लिख देता 90 प्लस 8 और 96 लिख देता 90 प्लस 6। फिर क्या ऐसा क्यों नहीं बना? इसमें होता ही है 100 से गुना करने में ज़्यादा आसानी होता है, तुम ऐसे भी बना सकता है, ऐसे भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो होमवर्क तुम लोग के लिए आज का ये रहा, ठीक है। बहुत दिनों बाद होमवर्क तुम लोग को मिल रहा है, आज होमवर्क लिखो, ये सभी तुम लोग को बना करके आना है। 1 2 3 4 10 होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी तुम लोग का समर वैकेशन स्टार्ट हो गया ना स्कूल में शायद, हाँ 1 तारीख से ही शायद सुन रहे थे, हो गया है। घर भी छुट्टी हो ही गया है, बैठ के घर में क्या करेगा अभी? कोई घूमने जाएगा कहीं वो अलग बात है, जो कहीं नहीं जा रहा है तो होमवर्क बना ही सकता है, रोज रोज तो मिल नहीं रहा होमवर्क। यहाँ देखो इसको बना लेना, ऐसे ही बनाना है जैसे बताए थे ना पीछे, अभी सेम वैसे ही बनाना है। क्या सर भूल गए कैसे बनाए थे? तो अभी यूट्यूब है, ऐसा थोड़ी ना क्लास का बोर्ड है मिटा दिए थे, एक बार बैक कर लेगा पीछे, जैसा बताए थे रोक करके देख लेना कैसे बताए थे, बना लेना। ये बना लेना 105 गुना 102, 103 गुना 106, 101 गुना 105, 108 गुना 104, ठीक है, 106 गुना 102, इसको बना लेगा। साथ में ये भी 98 गुना 97, 95 गुना 94, 99 गुना 98, ठीक है, 96 गुना 94 एंड कौन सा दे 98 गुना 92, 92 98 इंटू 92। ये रहा तुम लोग का होमवर्क, इसको बना लेना, ठीक है। वीडियो रोको, जल्दी से होमवर्क पूरा उतार लो। उतार लिया है, इसको बना लेना ईमानदारी से, जब आएंगे हम चेक करेंगे जो जो भी होमवर्क मिला है अभी तक में, हर एक होमवर्क चेक करेंगे। देख लेते हैं टाइम कितना हो गया हम लोग का, 17 मिनट हो गया। इकोनॉमिक्स पे आते हैं जरा, आज इकोनॉमिक्स का ही दिन है ना शायद। निकाल के रखे तो थे हम, ये रहा। हम लोग ये पढ़ चुके थे ना, उत्पादन के साधन। बता जरा उत्पादन के साधन क्या क्या है? उत्पादन के साधन है भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था, उद्यम, ये सभी उत्पादन के 5 साधन थे। आगे देखते हैं अभी हम लोग। सबसे पहले उसमें हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? भूमि के बारे में। भूमि क्या है? स्थिर है, ठीक है। लैंड इज स्टैटिक, ठीक। भूमि स्थिर है, भूमि जो है वो पूरा का पूरा समझो एक प्रकार से कहीं जाने वाला तो है नहीं। कई जगह का भूमि का बात बताए भी थे, अगर जमीन को कहीं खरीद लिया दाम बढ़ भी जाता है, किसी जगह पे दाम घट भी जाता है। एग्जाम्पल क्या बताए थे? मान लो तुमने कहीं एक जमीन खरीदा, ये जमीन तुम लिया, इस जमीन के बगल में कहीं खेती लिया, मान लो हाईवे एक पास हो गया, पता है जितना तुम जमीन लिया उसके कई गुना दाम बढ़ जाएगा, जमीन का रेट बढ़ जाएगा, हाईवे से क्रॉस कर जाएगा बगल में। या मान लो बगल में एयरपोर्ट बने लगा या बगल में कुछ भी बना, विकास हुआ, उसका दाम बढ़ जाएगा। लेकिन तुम कहीं पे जमीन खरीदा, मान लो उस जमीन के जस्ट बगल में पता है क्या बन गया? शमशान घाट बन गया, या जो मुस्लिम लोग जहाँ पे क्या कब्रगाह बोलते हैं, जहाँ पे वो लोग दफनाते हैं, वो बन गया तुम्हारी जमीन के जस्ट बगल में। उस जमीन को बताओ कोई खरीदना चाहेगा? नहीं, उस समय जमीन का रेट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन हम ये भी बताए थे कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बहुत कम होती है। ऑफनली ज़्यादातर केस में क्या होता है, जमीन अगर कोई खरीदे, भूमि का जो प्राइस होता है वो क्या होता है? इंक्रीज ही होता है, बढ़ता ही है मैक्सिमम केस में। तुम जमीन खरीदा, हाईवे पास नहीं भी होगा ना, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी समय के साथ उसका दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ, एक्सेप्शन केस बताए थे, जैसे ये शमशान घाट हो गया, या मान लो कोई ऐसा क्षेत्र हो गया, मान लो तुम भूमि कहीं खरीदा उसके पास एक डैम बन गया, बांध बन गया उसके एरिया के आसपास, या तुमको पता है कहीं बांध बनता है तो बहुत आसपास का पूरा एरिया पानी में डूब जाता है, तो सब तो गया एरिया पूरा पूरा, तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रहता उस जमीन का, या कुछ भी ऐसा हुआ। तो जमीन का प्राइस घटना एक प्रकार समझो बहुत ही रेयर चीज़ है, बहुत कम ही घट सकता है, बहुत कम घटने का चांस रहता है, बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। इसी वजह से भूमि को बताया जाता है ये कैसा रहता है? स्टैटिक रहता है। यही हम लोग पढ़ रहे थे। आगे भूमि को मापने के लिए कई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। देखो तुम्हारे बुक में बताया जा रहा है, भूमि मापने के लिए मानक इकाई ऐसे तो हेक्टेयर है, जनरली हेक्टेयर में मापा जाता है, ठीक है, हेक्टेयर में, एकड़ में, इसमें मापते हैं। लेकिन गांव में कभी नहीं सुनेगा एकड़ वगैरह के बारे में, हेक्टेयर वगैरह के बारे में, ठीक है। ज़्यादातर केस में एकड़ यूज कर भी लिया जाता है गाँव में, बहुत केस में गाँव में एकड़ कभी सुन भी लेगा, लेकिन हेक्टेयर बहुत कम सुनेगा गाँव में। गाँव में जमीन के बारे में मापन सुनेगा ज़्यादातर, किस केस में ज़्यादा सुनेगा? बीघा, कट्ठा, धूर, इसी में देखेगा कि जमीन को मापा जाता है।
अभी 1 हेक्टेयर क्या है, 1 हेक्टेयर क्या होता है, तो 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी रुको 1 मिनट, एक ऐसा मान लो अगर कोई एक खेत है, ठीक है, इस खेत का चारों भुजा 100-100 मीटर है, ये 100 मीटर इधर, 100 मीटर इस डायरेक्शन में, 100 मीटर इधर, 100 मीटर, 100 मीटर समझते हैं कितना होता है, इतना बड़ा अगर रहेगा तब ये पूरा एरिया जो माना जाएगा, ये खेत, ये माना जाएगा कितना, ये 1 हेक्टेयर माना जाएगा, 1 हेक्टेयर। 100 मीटर जो है पूरा एरिया वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा 1 मिनट किधर गया, 100 मीटर का जो भुजा वाला जो वर्ग है, ये पूरा माना जाएगा 1 हेक्टेयर। यानी इसका अगर तुम क्षेत्रफल निकालेगा मीटर स्क्वायर में, कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर का जो क्षेत्र है वो कहलाएगा 1 हेक्टेयर। ठीक है, इससे आइडिया तुम लोग को लग जाए 1 हेक्टेयर कितना होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं भूमि के बारे में और क्या बताया जा रहा है। गांव की भूमि में कई सारे फसल बोए जाते हैं बहुत सारे फसल बोए जाते हैं गांव में। अब उन फसल में 2 प्रकार के मुख्य रूप से फसल होते हैं कोई अगर 8 में 7 में अच्छे से पढ़ा होगा उसको अच्छे से पता होगा, गांव में जो भी फसल बोए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक रबी फसल होता है और एक होता है खरीफ फसल। मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अब बीच में गर्मा फसल या जायद फसल ये भी आता है, वो अलग पॉइंट हो जाएगा। तो रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के बारे में देख लेते हैं। ये रबी फसल खरीफ फसल क्या है। ये जो रबी फसल होता है इसको बोया जाता है लगभग समझो नवंबर के महीने के आसपास। ठीक है, नवंबर के महीने के आसपास इसको बोया जाता है और इसकी कटाई कर ली जाती है मार्च अप्रैल में। मार्च कह रहा हूँ, मार्च या अप्रैल के पास। ये किसी किसी बुक में तुमको बोने का समय अक्टूबर में मिल जाएगा, समझो अक्टूबर नवंबर के आसपास इसको बोया जाता है रबी फसल को। जनवरी नवंबर के बाद ही बोते हैं हम लोग के गाँव में। और कटनी हो जाता है कब, मार्च या अप्रैल में। तो जिस फसल को बोया जाता है नवंबर के आसपास और कटाई कर ली जाती है नवंबर में, विंटर में जिसको बोया जा रहा है और समर सीजन के एकदम शुरुआती समय में उसको कट कर लिया जा रहा है, काट लिया जा रहा है। ठीक है, वो फसल कहलाता है रबी फसल। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, व्हीट यानी अपना गेहूँ। हम लोग का गाँव में देखता ही होगा गेहूँ कितना ज़्यादा यूजफुल चीज़ है, सब जगह गेहूँ बोया जाता है। गेहूँ बोया कब जाता है, नवंबर के महीने के आसपास। और कटनी कब होता है, देखता ही होगा मार्च में कटनी शुरू हो जाता है, कुछ लोग अप्रैल भी चल जाता है, मार्च अप्रैल में। तो ये हो गया रबी फसल खरीफ फसल कौन सा फसल होता है, खरीफ फसल वो फसल होते हैं जिनको बोया ही जाता है अप्रैल मई में अप्रैल मई के समय इसको बोया जाता है। ठीक है, और इसको कट कर लिया जाता है समझो सितंबर के आसपास, अगस्त सितंबर तक में, सितंबर तक में, मैक्सिमम अक्टूबर तक जाता है। ठीक है, तो वो हो गया खरीफ फसल। कोई कोई तो फसल ऐसा भी होता है खरीफ में और पहले कट जाता है, उससे भी पहले कट जाता है। तो ये खरीफ फसल के एग्जाम्पल में हो गया जो गर्मी में बोया जा रहा है। अच्छा, बीच में रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में अगर कोई फसल बो देता है वो सब जायद फसल के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो जनरली जो रबी फसल होता है वो नवंबर महीने में बोया जाता है, फरवरी या फिर मार्च तक में उसे काट लिया जाता है। इसमें कौन कौन से फसल आते हैं रबी फसल में, गेहूँ आ जाता है, दलहन फसल, तिलहन, आलू की खेती, ये सभी जो चीज़ होता है ये सब रबी फसल के कैटेगरी में आता है। जबकि ये जो खरीफ फसल है ये लगभग समझो कि जो कटनी वगैरह हो जाता है उसके बाद, यानी अप्रैल मई, तो एक मिनट, अप्रैल मई बोले हुए लगभग समझो जून या जुलाई के आसपास इसको बोया जाता है खरीफ फसल को, और इसको अक्टूबर के आसपास कट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। जून जुलाई के आसपास इस फसल को, खरीफ फसल को बोया जाता है, अक्टूबर के अराउंड इस फसल को काटा जाता है। अच्छा, बीच में जो समय बच गया, अप्रैल में इधर कटनी हो गया मार्च तक में, उधर जून जुलाई में खरीफ फसल बोया जा रहा है, रबी फसल का कटनी हो गया अप्रैल मई तक में, और जून जुलाई में फिर उसको बोया जा रहा है। बीच में जो समय बच गया उसमें जो फसल यूज करते हैं या उपजाते हैं वो जायद फसल होता है, गर्मा फसल इसे ही तो कहते हैं। ठीक है, इसमें सब्जी लोग उपजाते हैं, ककड़ी वगैरह और क्या क्या देखा ही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो खरीफ फसल जो होता है मुख्य रूप से जुलाई से लेकर के, जून जुलाई से लेकर अक्टूबर के बरसात मौसम तक लगभग चलता है। इसमें बहुत सारे फसल आते हैं। ठीक है, धान उनमें से मुख्य रूप से, धान को रोपा जाता है, इसको प्लांट किया जाता है, पानी, इसमें पानी का बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है तुम्हारे बुक में
कि भारत में सभी गांवों में उच्च स्तर की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। सभी गांव जितने भी हैं उसमें उच्च स्तर का सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। हम लोग के इधर तो जैसे है ना, बहुत सारा हम लोग के इधर नलकूप की व्यवस्था है, कई सारी व्यवस्था है सिंचाई के लिए, इरिगेशन का कई व्यवस्था, लेकिन सभी गाँव में नहीं है। कई सारा गाँव ऐसा भी है। टाइम कितना हो गया? टाइम होने वाला है, अब कट करते हैं। तो कई सारा गांव ऐसा भी जहाँ पे बारिश भी बहुत कम होता है, वहाँ सिंचाई का वैसा व्यवस्था नहीं जैसे हमारे गांव में। तो नदियाँ मैदान के अतिरिक्त जो नदी मैदान के मतलब नदी के पास में जो तटीय क्षेत्र है, जैसे हम लोग का जो मैदान है नदी के बगल में आता है हम लोग का क्षेत्र, तो उसमें अच्छी सिंचाई होती है। लेकिन इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों में, दक्षिणी पठार में, जहाँ पे पहाड़ वगैरह नदी वगैरह उधर से नहीं गुजरता है, ठीक है, पठारी इलाके में, ऊंची भूमि है कहीं पे, बहुत कम एक प्रकार समझो सिंचाई की व्यवस्था होती है। और आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में वहाँ पे सिंचाई होता है, और ज़्यादातर सिंचाई वहाँ पे वर्षा पे ही निर्भर रहता है, बारिश के ही पानी पे। वहाँ इरीगेशन का ज़्यादा साधन नहीं हो पाता है। इसी वजह से ज़्यादा अच्छे से फसल एक प्रकार समझो बोया जा सकता है। जो नदी का जो मैदानी क्षेत्र है उसी में ज़्यादा अच्छे से बोया जा सकता है, बाकी जगह पे उतना अच्छे से बोया नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे सिंचाई का उत्तम व्यवस्था होता नहीं है। धीरे धीरे करके इस पे भी काम चल रहा है, आधुनिक कृषि तकनीक में और सुधार होगा, शायद इसके भी बहुत सारे उपाय निकले, ऐसे अभी भी निकले हुए कई उपाय, आगे हम लोग पढ़ेंगे किसी और दिन। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 26 मिनट लगभग हो गए, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे कब? अगले क्लास में, यानी कि 7 तारीख को तो संडे ही है, तो संडे को तो क्लास नहीं होगा। 8 तारीख यानी कि सोमवार के क्लास में हम लोग मिलेंगे सीधे, समझ गया? सीधे अब हम लोग को मिलना होगा सोमवार को। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम सभी सोमवार को।